अंधेरे में यहाँ रहना सही नहीं होगा। ये कंट्रोल करना मुश्किल है। इतनी जाने लूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये कहानी की शुरुआत होती है जंगल से, जहाँ हेलीकॉप्टर में कुछ लोग एक सुरंग के पास रुकते हैं जहाँ पर बहुत सारे बैट्स रहते हैं। हेलीकॉप्टर में से डॉक्टर माइकल मोर्बियस निकलता है। खून की बीमारी होने की वजह से ये बिना डंडों के चल नहीं सकता। पायलट इन्हें बोलता है कि रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना खतरा बढ़ जाएगा। मोर्बियस पर इन्हें सुरंग के आगे एक टैंक लगाने को बोलता है और पायलट को पैसे दे के बोलता है कि तुम निकल जाओ और अपना चाकू मुझे दे दो। डॉक्टर चाकू से हाथ काट के अपना ब्लड निकालता है, जिसे सुन के सारे बैट्स इसकी तरफ आने लग जाते हैं। अब हमें 25 साल पहले ग्रीस के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसेबल बच्चे रहते हैं जो चल नहीं सकते। तभी हॉस्पिटल में एक नए बच्चे की एंट्री होती है जिसका नाम है लूसियन। डॉक्टर निकलस लूसियन को माइकल से मिलवाते हैं और उसे बोलते हैं कि लूसियन का ध्यान रखना। लूसियन माइकल से पूछता है कि तुम यहाँ काफी टाइम से रह रहे हो तो ठीक क्यों नहीं हुए। माइकल बोलता है मेरी बॉडी में कुछ सेल्स की कमी है जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। माइकल लूसियन को माइलो नाम से बुलाना शुरू कर देता है। वहीं खिड़की के बाहर से कुछ स्कूल के बच्चे इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। माइकल बोलता है ये सब लोग बस कमजोरों को दबोचना जानते हैं। बात करते वक्त अचानक से लूशियन बेहोश हो जाता है। माइकल डॉक्टर को आवाज मारता है, पर जब कोई नहीं आता तो ये खुद माइलो की मशीन को खोल के उसे एक स्प्रिंग से ठीक कर देता है और माइलो बच जाता है। डॉक्टर निकलस माइकल को अपने पास बुलाकर बोलते हैं कि जिस मशीन को बनाने में इतने सारे साइंटिस्ट की टीम लग गई, उसे तुमने बस एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। तुम्हारे जैसे खास बच्चों के लिए न्यूयॉर्क में एक स्कूल है, अगर मैं बात करूंगा तुम्हारी फीस आधी हो जाएगी और तुम्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से सुविधा भी मिल जाएगी। मैं तुम्हारा टैलेंट यहाँ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। माइकल जाते वक्त माइलो के लिए लेटर लिख जाता है कि तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, बस अपनी बीमारी का इलाज ढूंढकर वापस आऊंगा ताकि हम दोनों ठीक होकर अपना बुढ़ापा साथ में बिता सकें। तभी ये लेटर हवा की वजह से खिड़की से बाहर चली जाती है। जब माइलो लेटर वापस लेने जाता है तो बाहर वाले स्कूल के बच्चे इसके साथ झगड़ा करते हैं और इसे कूट देते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? माइकल मोर्बियस भी 19 साल की उम्र में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर चुका है। इसने खून से जुड़ी बीमारियों में महारत हासिल कर ली है। इसने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जिसकी वजह से लोगों को पेनिसिलिन नहीं लेना पड़ता, जिससे काफी लोगों की जान बची। माइकल मोर्बियस को सम्मानित करने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां इसे स्वीडन के राजा अवार्ड देते हैं। पर माइकल इस नोबेल अवार्ड को नहीं लेता क्योंकि इसकी नजर में वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं था जिसके लिए उसे अवार्ड मिल रहा है। अब हमें डॉक्टर मार्टिन बैनक्रॉफ्ट दिखाई जाती हैं, जो मोर्बियस के पास आके उस पर थोड़ा गुस्सा होती हैं कि अवार्ड को लेने से हमें काफी सारे फंड्स मिल सकते थे पर तुमने उसे ठुकरा दिया। बैनक्रॉफ्ट बोलती है और मैं जानती हूँ कि तुम इस लैब में क्या नया सीन चला रहे हो। मोर्बियस बोलता है कि ऐसा क्या है। बैनक्रॉफ्ट वहाँ एक टैंक को ओपन करती है जिसमें बहुत सारे बैट्स होते हैं। मोर्बियस बोलता है अरे मैं बस तुम्हें इसके बारे में बताने वाला ही था, इन्हें मैं कोस्टा रिका से लाया था। बैनक्रॉफ्ट कहती है तुम इंसान और बैट्स के डीएनए को मैच क्यों कर रहे हो, इन सब की वजह से तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। मोर्बियस बोलता है इसलिए मैं तुम्हें इन सब झमेलों से दूर रख रहा था, वरना तुम्हें मेरे साथ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मोर्बियस बैनक्रॉफ्ट को बताता है कि बैट्स दुनिया के इकलौते जानवर हैं जो जीने के लिए सिर्फ खून पीते हैं और उस खून को डाइजेस्ट करने के लिए इनके सलाइवा में कुछ खास तरीके के होते हैं। बैनक्रॉफ्ट बोलती है यानी कि बैट्स के डीएनए को तुम अपने डीएनए से मिलाना चाहते हो ताकि तुम्हारी बॉडी भी एक खास तरीके के एंटीकोएगुलेंट बनाए। मोर्बियस बोलता है हाँ, इस तरह से सही इलाज मुमकिन हो सकता है, हमें जोखिम तो लेने होंगे ही। मोर्बियस अब एक चूहे पे टेस्ट करता है पर ये टेस्ट भी फेल हो जाता है। बैनक्रॉफ्ट बोलती है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती मोर्बियस। मोर्बियस बोलता है मुझे बहुत साल पहले ही मर जाना चाहिए था और अगर मैं ये टेस्ट कामयाब नहीं कर पाया तो अपने दोस्त माइलो को कैसे बचाऊंगा। तभी वहाँ एक नर्स आके बोलती है कि एना नाम की पेशेंट को कुछ हो गया है। ये एना के पास जाके उसे बचाते हैं। कुछ देर बाद बैनक्रॉफ्ट देखती है कि वो चूहा फिर से जिंदा हो गया है। ये मोर्बियस को इस बारे में बताती है। मोर्बियस अब माइलो से मिलने जाता है और उसके साथ ये न्यूज शेयर करता है कि मैं हम दोनों के इलाज के काफी करीब पहुंच चुका हूं, पर ये काम थोड़ा इलीगल है, इसे हमें यहाँ से दूर समुद्र के बीच जाके टेस्ट करना होगा जिसमें काफी पैसा लगेगा। माइलो बोलता है क्या सच में हम ठीक हो सकते हैं। मोर्बियस बोलता है वैसे भी हम मरने वाले हैं दोस्त, तो क्यों ना एक आखिरी रिस्क भी ले लिया जाए, शायद यही हमारा आखिरी मौका है। मोर्बियस अब समुद्र के बीचों बीच एक शिप में जाकर आखिरी टेस्ट करता है जहाँ इसे बैट सीरम अब खुद पे ट्राई करना होगा। मोर्बियस बैनक्रॉफ्ट को दवाई देकर बोलता है कि अब तुम्हें सब संभालना है। बैनक्रॉफ्ट मोर्बियस को एक सेल में बंद करके उसके अंदर बैट्स का सीरम डाल देती है। कुछ देर बाद शिप के बाकी लोग चेक करने आते हैं कि डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं और तभी बैनक्रॉफ्ट देखती है कि मोर्बियस अपनी सीट से गायब हो चुका है। जब ये सेल के अंदर जाके देखती है मोर्बियस एक खतरनाक वैम्पायर में बदल चुका है क्या है जो कि बहुत पावरफुल है। शिप के बाकी के लोग माइकल पर अटैक करने आ जाते हैं जिसके बीच बैनक्रॉफ्ट बेहोश हो जाती है। माइकल मोर्बियस इन सभी लोगों को मार देता है और कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा होश आता है ये अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है
वो सीधा बैनक्रॉफ्ट को देखने चल पड़ता है। ये लैब में जाके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखता है कि उसके अंदर आई चेंजेस की वजह से वो एक वैम्पायर बन चुका है। मॉर्बियस रेडियो को यूज करके शिप पर हेल्प मंगवाता है और खुद सीरम को उठा के समुद्र में जंप करके भाग जाता है। नेक्स्ट डे FBI एजेंट स्टाउड अपनी टीम के साथ छानबीन करने पहुंचते हैं। स्टाउड का पार्टनर रोड्रिगज बोलता है कि यहाँ पड़ी हुई किसी भी लाश में खून की एक भी बूंद नहीं है, तो ऐसा कौन है जो रात को खून पी रहा है। स्टाउड पूछता है हेल्प के लिए फोन किसने किया था। रोड्रिगज कहता है वो एक मेल था जो हेल्प मंगवाने के बाद भाग गया और सीसीटीवी की सारी फुटेज भी उड़ी हुई है। सिर्फ इन सभी लोगों में से डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट ही जिंदा है। माइलो टीवी पर इस एक्सीडेंट की न्यूज को देख लेता है और ये समझ आता है कि क्या लफड़ा हुआ है और मॉर्बियस हॉस्पिटल में बैनक्रॉफ्ट की हालत देखने जाता है जो अभी तक भी होश में नहीं आई है। इसके बाद ये अपनी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट के बारे में रिकॉर्डिंग करता है। बिना खून पिए मॉर्बियस की हालत फिर से बिगड़ने लग जाती है तो ये जाके आर्टिफिशियल ब्लड की एक बोतल पी लेता है। मॉर्बियस के अंदर अब काफी जान आ चुकी है पर ये बिना खून के जिंदा नहीं रह सकता। ये काफी दूर की चीजों को सुन सकता है, फास्ट हो गया है और बैट्स भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते। ये उनकी फैमिली बन चुका है पर आर्टिफिशियल ब्लड पीने से ये सिर्फ 6 घंटा शांत रह सकता है। जब ये ब्लड खत्म हो जाएगा तो इसका क्या होगा। एंड में जाके इसे इंसानों का ही खून पीना पड़ेगा। पर मॉर्बियस नहीं चाहता कि जो शिप पे कांड हुआ वो दोबारा हो। ये पूरा कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये खुद को सेल में बंद कर लेता है कि कितनी देर ये खुद पे कंट्रोल रख सकेगा। कुछ देर बाद लैब में माइलो इससे मिलने आता है। माइलो मॉर्बियस की हालत देख के घबरा जाता है क्योंकि ये सेल में तड़प रहा है। मॉर्बियस माइलो को बोलता है कि उसे ब्लड चाहिए। माइलो इसे आर्टिफिशियल ब्लड की एक बोतल पकड़ा देता है। माइलो देखता है कि मॉर्बियस अपने पैरों पे खड़ा है और एकदम फिट हो चुका है। ये खुश हो जाता है कि मॉर्बियस ने इलाज ढूंढ लिया। मॉर्बियस बोलता है नहीं, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने सबको मार दिया। माइलो बोलता है वो सब मैं संभाल लूंगा, वो बस किराए के गुंडे थे, तुम ये दवाई मुझे दे दो, मैं भी जीना चाहता हूँ। मॉर्बियस पर मना कर देता है कि ये कोई वरदान नहीं है दोस्त, ये एक श्राप है, इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। माइलो बोलता है मैंने आज तक तुम्हें सब चीज दी, इतना पैसा मांगा दिया और तुम मुझे दवाई नहीं दे सकते। मॉर्बियस बोलता है तुम यहाँ से जाओ माइलो, यहाँ बहुत खतरा है। माइलो मॉर्बियस का वैम्पायर फेस देख के डर जाता है और यहाँ से निकल लेता है। एजेंट स्टाउड और रोड्रिगज मार्टिन बैनक्रॉफ्ट से पूछताछ करने जाते हैं कि उस दिन रात को शिप पर क्या हुआ था। ये बैनक्रॉफ्ट को सारी लाशों की फोटो दिखाते हैं कि कैसे उनका खून चूस लिया गया। बैनक्रॉफ्ट बोलती है मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। स्टाउड बोलता है तुम माइकल मॉर्बियस की ओरिजिन लैब में काम करती हो ना, अगर कुछ भी याद आए तो कॉल करना। और मॉर्बियस अपनी खून की प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये जाके एक नर्स को काट लेता है। होश में आने के बाद जब इसे इस बारे में पता लगता है तो ये फिर से काफी गिल्टी महसूस करता है। ये सारे आर्टिफिशियल ब्लड की बोतल को बैग में भर के लैब से निकलने लगता है पर एजेंट स्टाउड और रोड्रिगज इससे पूछताछ करने पहुंच जाते हैं। मॉर्बियस दुनिया के सामने अभी एक मरीज ही है पर स्टाउड बोलता है आपकी हालत तो काफी अच्छी लग रही है, मैं जानता हूँ आप अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा वैसा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया ना। स्टाउड को तभी पता लगता है कि ओरिजिन लैब में एक नर्स की सेम उसी तरह से मौत हो चुकी है। ये मॉर्बियस को बोलता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। मॉर्बियस पर हथकड़ी तोड़कर भागने लग जाता है। ये सीधा भागकर छत पर जाता है पर एंड में स्टाउड इसे पकड़ ही लेता है। सेल में जाने के बाद माइकल अपनी डायरी में लिखता है कि आर्टिफिशियल खून का असर होना और भी कम हो चुका है। पहले ये 6 घंटे काम करता था पर अब सिर्फ 4 घंटे तक रह गया है, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है। स्टाउड और रोड्रिगज इससे पूछताछ करने आते हैं कि शिप पर जो लोग मरे उनकी हमें परवाह नहीं है, वो सब क्रिमिनल ही थे, पर तुमने नर्स को क्यों मारा। मॉर्बियस बोलता है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, तुम मुझे मेरा बैग दे दो, उसमें जो है मुझे उसकी जरूरत है, मुझे भूख लगी है और तुम मेरा भूखा रूप नहीं देखना चाहोगे। स्टाउड पर इसे कुछ नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद माइलो मॉर्बियस का लॉयर बनके उससे मिलने आता है। क्या हालत बना रखी है कि साले जेल में तो मेरे जैसे इंसान को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। मैं जानता हूँ तुम किसी का खून नहीं कर सकते, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। मॉर्बियस बोलता है शायद यही मेरे लिए सही जगह है, मैं अपने होश में नहीं रहता, ना ही मुझे कुछ याद रहता। माइलो इसे खून की बोतल देके यहाँ से निकल जाता है और जल्दी में अपना डंडा वहीं छोड़ जाता है। मॉर्बियस सोचता है कि ये बिना सहारे के चल कैसे रहे। मॉर्बियस समझ जाता है कि माइलो ने बैट्स वाला सीरम अपने अंदर डाल लिया है और उसी ने नर्स को मारा है। ये जल्दी से खून पी के सेल को तोड़कर बाहर भाग जाता है। मॉर्बियस देखता है कि माइलो अंधाधुंध इंसानों को खून पीने लगा हुआ है। ये माइलो को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, वो सीरम मत यूज करना, अब देखो तुम क्या बन गए हो। माइलो बोलता है पूरी उम्र हम मौत से लड़ते रहे, अब हमारे पास जीने का मौका है, हम सबसे पावरफुल है मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई होती है और कुछ देर बाद माइलो फिर से कुछ पुलिस वालों को मार देता है। मॉर्बियस माइलो को बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला, मैं शराब को अभी भी रिवर्स करके ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए। माइलो पर इसके साथ लड़ने में लगा रहता है। मॉर्बियस को तभी अपने अंदर कुछ और पावर्स फील होती हैं और ये बैट्स की तरह ही उड़ने लग जाता है। स्टाउड क्राइम सीन पर जाके पुलिस वालों की लाश देखता है और इसे लगता है कि ये सब मॉर्बियस ही कर रहा है। ये रोड्रिगज को बैनक्रॉफ्ट पर नजर रखने के ऑर्डर्स देता है पर बैनक्रॉफ्ट पुलिस को चकमा देकर बस में कहीं घूमने निकल लेती है।
ये न्यूज़पेपर में देखती है कि माइकल मोर्बियस को खूनी घोषित कर दिया गया है। तभी मोर्बियस पीछे से बोलता है, ये सब मैंने नहीं किया मार्टिन, माइलो ने वो सीरम ले लिया है और मुझे उसे रोकना होगा। इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें लैब से मेरे लिए कुछ सामान लाना होगा। तभी वहाँ मोर्बियस को अपनी सुनने वाली शक्ति से पता लगता है कि कुछ लोग नकली पैसे छाप रहे हैं। ये बैनक्रॉफ्ट को बाय बोलकर बाहर आ जाता है। ये नकली पैसे छापने वालों के अड्डे पर जाके बोलता है कि मुझे कोई लफड़ा नहीं करना, बस अपनी लैब मुझे यूज करने दो। एक बंदा चाकू से इस पे हमला कर देता है तो माइकल उसका हाथ तोड़ देता है। के हाथ में थे। ये बंदा पूछता है कि तू है कौन? मोर्बियस बोलता है मैं वैनम हूँ। सभी डर के यहाँ से भाग जाते हैं। मोर्बियस इस लैब को अपने यूज के लिए बना लेता है और माइलो अपनी लाइफ को पूरे मजे से जीने लगा हुआ है। ये एक क्लब में जाके लड़की पे लाइन मारता है, पर लड़की के कुछ दोस्त इसके साथ बदतमीजी करते हैं। तो बस जैसे ही वो क्लब से बाहर आते हैं, माइलो उनका भी चूस लेता है। माँ की कसम, बॉन्डर आएगा। माइलो अब सीधा मार्टिन बैनक्रॉफ्ट से मिले लैब में जाता है। ये बैनक्रॉफ्ट को बोलता है कि मुझे माइकल की चिंता हो रही है, इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचे, मुझे उसे ढूंढना होगा। क्या तुम उसका पता जानती हो? बैनक्रॉफ्ट झूठ बोलती है कि मैं नहीं जानती माइकल कहाँ पर है। माइलो के जाने के बाद बैनक्रॉफ्ट लैब से जरूरी सामान इकट्ठा करती है। स्ट्राउड भी चेकिंग के लिए बैनक्रॉफ्ट के घर जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि बैनक्रॉफ्ट तो माइकल के पास पहुंच चुकी है। यहाँ काम करते हुए बैनक्रॉफ्ट की उंगली कट जाती है तो मोर्बियस बोलता है जल्दी से इस पे पट्टी कर लो। इंसानी खून देख के मेरे अंदर का शैतान बाहर आ जाता है। मोर्बियस वहां से उठ के छत पर चला जाता है। बैनक्रॉफ्ट कुछ देर बाद वहां आती है तो मोर्बियस बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दोनों किस करते हैं और माइलो दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। स्ट्राउड क्राइम सीन पर जांच करते हुए सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, जहां से वीडियो में माइलो लोगों को मारते हुए दिखता है। अब न्यूज चैनल पर 2 खूनियों की न्यूज चलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर निकलस भी ये न्यूज देखकर हैरान हो जाते हैं। ये माइलो के पास जाते हैं। माइलो बोलता है कि आपको भी मेरा राज पता लग ही गया होगा। निकलस इसे समझाने की ट्राई करता है, पर माइलो को लगता है कि सभी बस मोर्बियस का ही साथ दे रहे हैं। निकलस बोलता है मैंने हमेशा तुमसे ही ज्यादा प्यार किया है, पर अब जो तुम बन गए हो वो गलत है। तुम बस माइकल मोर्बियस को बदनाम करना चाह रहे हो। माइलो बोलता है ये सब करके मैं उसे उसकी असलियत का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम दोनों एक हैं, और जाके मोर्बियस से बोल देना कि माइलो अभी बहुत जाने लेगा। माइलो निकलस का पेट फाड़ देता है। मोर्बियस ने भी माइलो को मारने के लिए एक सीरम तैयार कर लिया है, जहां बैनक्रॉफ्ट इससे पूछती है कि तुमने ये 2 क्यों बनाए। मोर्बियस बोलता है कल को मैं भी माइलो जैसा बन सकता हूँ और हो सकता है इंसानों पर अटैक करूँ, तो मुझे हम दोनों को ही खत्म करना होगा। मोर्बियस के पास तभी निकलस का फोन आता है। जब मोर्बियस उससे मिलने पहुंचता है, निकलस इसके सामने ही मर जाता है। मोर्बियस को वहां माइलो की आवाज सुनती है। माइलो ने बैनक्रॉफ्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। माइलो बैनक्रॉफ्ट को मोर्बियस को बुलाने के लिए कहता है। मोर्बियस जल्दी से साउंड का पीछा करते हुए माइलो के पास पहुंचता है, जहां बैनक्रॉफ्ट को माइलो ने मार दिया है। ये लास्ट बार मोर्बियस को किस करके बोलती है कि उसे जिंदा मत छोड़ना और तुम मेरा खून पी लो। मोर्बियस खून पी के फिर से पावरफुल बनता है और माइलो पीछे से तालियां मारता है कि बेटे आखिरकार तूने इंसानी खून का स्वाद ले ही लिया। क्यों खून चख लिया? दोनों के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है, पर माइलो मोर्बियस पर काफी भारी पड़ रहा है। ये मोर्बियस को बुरी तरह से पेलता है। मोर्बियस अब जख्मी हालत में जोर से चिल्लाता है और इसकी साउंड सुन के सभी बैट्स वहां पहुंच जाते हैं। बैट्स वहां आकर मोर्बियस को फिर से एनर्जी देते हैं। मोर्बियस बैट्स की हेल्प से माइलो को पकड़ लेता है और उसके अंदर सीरम घुसेड़ देता है, जिसके बाद माइलो वहीं मर जाता है। स्ट्राउड जब इनके पास पहुंचता है तो ये मोर्बियस को देख के हैरान रह जाता है। सभी बैट्स मोर्बियस के साथ ही उड़ रहे होते हैं और मार्टिन बैनक्रॉफ्ट के अंदर मोर्बियस का ब्लड जाने से वो भी वैम्पायर बन चुकी है और वापस जिंदा हो लेती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी का विलेन एंड्रियान टून्स दिखाया जाता है, जो कि मोर्बियस के यूनिवर्स में आ गया है और ये मोर्बियस से मिलकर उसे बताता है कि शायद वो स्पाइडरमैन की वजह से यहाँ टपक गया है। ये मोर्बियस को अपने साथ टीम बनाने के लिए बोलता है। हम जैसों को मिलकर एक हो जाना चाहिए। आइडिया अच्छा है। और बस मूवी यहीं खत्म हो जाती है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने।